Hello dear students, welcome back to our channel नीट यूनिवर्स। माय नेम इज संजय पटेल और हमको सॉल्व करना आज एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 37। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि अभी डेट तो क्लियर हुई नहीं, आप पेपर पर दिए जा रहे हो। ठीक है, तो ये करना ही पड़ेगा डेली का डेली। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो अचानक डेट आने पे आप सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरी राय में आप इसको डेली का डेली देख लीजिए। एक ही घंटे लगता है, अगर आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे थोड़ा कम टाइम में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन होती है उसके लिए क्वेश्चन दिया गया आपको। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू थर्मल रेडिएशन इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो थर्मल रेडिएशन जो इमिट होती है किसी ब्लैक बॉडी से, तो किसी गिवन टेम्परेचर पर जब बात किया जाए तो एनर्जी जो होती है ना तो डिस्ट्रीब्यूट होती है नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, एनर्जी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है और डिफरेंट वेवलेंथ के फॉर्म में। ठीक है, किसी कांस्टेंट वेवलेंथ के फॉर्म में एनर्जी नहीं निकलती है वहां से। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ के फॉर्म में एनर्जी वहां से निकलती है जो कि नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ना। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया, एट ए गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली एमंग डिफरेंट वेवलेंथ। तो भैया यही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, एनर्जी जो निकलती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है नॉन यूनिफॉर्मली एमंग डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी जो रेडिएट होती है डिफरेंट वेवलेंथ के फॉर्म में रेडिएट होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन ये सॉल्व इसलिए होगा क्योंकि कैमरा अचानक से बंद हो गया था। ठीक है, तो वो गलती से बंद हो गया, हमको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो ये सॉल्व कर दिया मैंने, तो मैं बता देता हूँ जल्दी से क्योंकि इसको दोबारा लिखना पड़ेगा नहीं तो। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई देखिए ये स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग से दो मास यहाँ पे बंधे हुए हैं, ये एम है और ये 2m है। इसकी वेलोसिटी इस तरफ है v के बराबर, इसकी नीचे की तरफ है v के बराबर। इसमें टेंशन आपसे पूछा गया और कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, टेंशन पूछा गया। तो अब इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हमको चाहिए, लेकिन रिलेटिव किससे लेंगे, तो पहले हम कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी निकाली जाए तो वी सी क्या हो जाएगा, 2mv माइनस हाफ mv अपोजिट डायरेक्शन में अपान 3m तो हो जाएगा v/3। अब इसका अगर रिलेटिव वेलोसिटी हम निकाले 2m वाले का तो v रिलेटिव हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कितना v और इसका कितना है v/3, तो v माइनस v/3 करेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी वो 2v/3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब चाहिए टेंशन। टेंशन के लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स अगर निकालने जाए तो क्या होगा, mv² अपान r के बराबर। ठीक है, अब r क्या रखेंगे, तो ये सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो रखेंगे, आ जाएगी आपकी ml/3m, तो l/3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2m वाला ज्यादा मास है तो इसके नजदीक होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2l/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा l/3। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या किया हमने, mv² अपान r, m की जगह रखा 2m, इसका मास v² की जगह जो रिलेटिव वेलोसिटी रखा हमने इसका 2v/3 अपान जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है l/3, तो रख दिया l/3, तो ये आ जाएगा 8mv² अपान 3l के बराबर। ठीक है, इसको कोशिश कर लेना एक बार, भाई आसान क्वेश्चन, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कहा गया कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है जिसका मास स्मॉल m है, रेडियस कैपिटल R के बराबर है, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। ठीक है, इस पे एक इसके जो सरकमफ्रेंस है वहां पे एक मास रख दिया गया है। ठीक है, ये मास यहाँ पे m है, स्मॉल m मान लो। ठीक है, स्मॉल m मास दिया गया है किसी, अब ये रिंग है। ठीक है, ध्यान रखना रिंग है और यहाँ पे इसको एक मास को एक थ्रेड से बांधा गया और इस थ्रेड में एक वेलोसिटी दी गई vs के बराबर। ठीक है, इस वेलोसिटी दी गई, ये कितनी दूरी पे है, 3r दूरी पे है। तो आपको टेंशन बताना है कि टेंशन कितनी होगी यहाँ पे। ठीक है, इफ द टेंशन t इन इफ टेंशन t इज द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर पार्टिकल इम्पार्ट वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट p। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बताना है, टेंशन आपको दिया गया, कहा गया कि अगर थ्रेड में टेंशन t है तो आपको एक्सेलरेशन बताना है p पॉइंट का। ठीक, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए अगर टॉर्क की बात की, जैसे यहाँ पे अगर टेंशन t है, यहाँ पे टेंशन t है, ये डिस्टेंस ये कितनी है r है, इसकी रेडियस कितनी है r है, तो टॉर्क की बात की तो टॉ इक्वल टू क्या रहेगा, t क्रॉस r, तो यहाँ पे t क्रॉस r टॉ हो जाएगा। ठीक है, और अगर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी होता है। ठीक है, टॉ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा भी होता है, तो टॉ इक्वल टू आई अल्फा, तो रिंग का जो आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² होता है, तो mr² इंटू अल्फा। ठीक है, टॉ इक्वल टू आर अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक, आई अल्फा होता है, टॉ इक्वल टू, तब दोनों को बराबर कर लो, तो टॉ इक्वल टू टी क्रॉस आर है, तो ये रखोगे टी आर इक्वल टू mr² इंटू अल्फा। ठीक है, आर कैंसिल आउट हो, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हो टी अपान mr के बराबर। ठीक है, टेंशन देखो तो टेंशन कितना हो जाएगा, mr अल्फा। ठीक है, टेंशन ही रखो, टेंशन आ जाएगा आपका mr अल्फा के बराबर। अब हमको देखना है इस पॉइंट का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब t इक्वल टू क्या आ गया, mr अल्फा के बराबर, तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे देखा है तो क्या हो जाएगा, t/m करना पड़ेगा, तो t/m करोगे, यहाँ भी m करोगे तो t इक्वल यहाँ पे जो at की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r अल्फा के बराबर। तो ये तो हो गया r अल्फा इस टेंशन की वजह से।
और बाकी ये रिंग घूम रही होगी, ठीक है। रिंग में भी क्या होगा, अल्फा एक्सेलरेशन आएगा, तो इसके वजह से भी क्या होगा, एक्सेलरेशन आर अल्फा बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस रिंग के लिए भी। तो टोटल जो एपी का आएगा तो वो जो रिंग की वजह से आ रहा है, ठीक है, रिंग भी घूम जाएगी यहाँ पे, ठीक है, रिंग फ्रीली रखी हुई है, ठीक है, और सरफेस जो है वो स्मूथ भी है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये एटी जो इस स्ट्रिंग की वजह से है कितना है, आर अल्फा, और प्लस ये रिंग वाला, तो रिंग वाला भी आर अल्फा के बराबर, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2r अल्फा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको जो आंसर दिया गया है उसमें अल्फा का नामो निशान नहीं, तो उसको क्या करो, यहाँ से देख लो, टी इजकल टू एम आर अल्फा दिया, तो अल्फा इजकल टू टी बाई एम आर रख लो, तो 2r और अल्फा की जगह हम रख लेंगे टी अपान एम आर, ठीक है। आर से आर कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका, 2t अपान एम के बराबर हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन आएगा वो 2t बाई एम के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, मास एम, इसको कहा गया है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका दिया गया है 4 अपान आर स्क्वायर के बराबर, एसी कितना दिया गया, 4 अपान आर स्क्वायर के बराबर। तो मोमेंटम पूछा गया है, ठीक है। तो एसी क्या होता है आपका, वी स्क्वायर अपान आर होता है, तो इसे कंपेयर करेंगे इसको, तो वी स्क्वायर अपान आर की जगह क्या है यहाँ पे, तो यहाँ से वी की वैल्यू निकालते हैं, तो आर और आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपान आर बचेगा, तो वी इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 अपान रूट ऑफ आर, ठीक है, ये रूट ऑफ आर बचेगा। अब आपको यहाँ पे क्या बताना, मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, पी इजकल टू एम बी के बराबर होता है, तो पी इजकल टू एम इंटू वी, तो एम आपको कहा गया था पार्टिकल का मास एम है, और वी आपने अभी निकाला 2 अपान रूट ऑफ आर, तो जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा लास्ट ऑप्शन 2m अपान रूट ऑफ आर। क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया द नॉर्थ पोल ऑफ ए वेरी लॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ब्रॉट नियर द मिनिस्कस ऑफ ए लिक्विड ऑफ कंटेन इन नैरो यू ट्यूब, द लिक्विड इज सीन टू राइज टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल, कह रहा है वो लिक्विड क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ राइज हो रहा है, ठीक है। दिस इंडिकेट द लिक्विड, ठीक है, लिक्विड का नेचर आपको बताना है। तो भैया अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, फीबली अट्रैक्ट हो रहा है तो पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक जो सबस्टेंस होते हैं तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो जो भी मटेरियल रहा होगा तो पैरामैग्नेटिक रहा होगा, इसीलिए वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे 2 बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है, एक का EMF 2E के बराबर है, दूसरे का E के बराबर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए गए हैं 2R और R का, और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R और R कहा गया है, ठीक है। यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो आपको बताना है यहाँ पे द रेट ऑफ विच केमिकल एनर्जी ऑफ E1 इज बीइंग कंज्यूम, E1 का जो केमिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है, रेट बताना। तो रेट मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे पावर बताना सीधे सीधे, ठीक है, इनडायरेक्टली यहाँ पे पावर पूछा गया है। तो पावर के लिए हमको पहले करंट चाहिए, तो करंट इजकल टू हो जाएगा आई इजकल टू वी बाई आर, वी कितना है यहाँ पे, ई इजकल टू दिया 2E और यहाँ पे E है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, इन दोनों का अपोजिट टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है, सेम टर्मिनल कनेक्टेड, तो ये करंट इस तरफ फ्लो कराएगी, ये इस तरफ फ्लो कराएगी, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 2E माइनस ई करेंगे तो यहाँ पे E आ जाएगा अपान आर, आर कितना होगा 2R प्लस आर 3R और ये प्लस आर 4 और ये 5, तो टोटल 5R के बराबर है। तो करंट आ गई E अपान 5R के बराबर। आपको चाहिए पावर, तो पावर इजकल टू होता है V इंटू आई, कहाँ पे चाहिए हमको, E1 में चाहिए, तो E1 का जो पोटेंशियल दिया गया 2E के बराबर दिया गया, और आई अभी आपने निकाला E अपान 5R के बराबर, ठीक है। तो जो आंसर आएगा आपका तो वो आ जाएगा 2E स्क्वायर अपान 5R के बराबर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे एक सर्किट दी गई, ठीक है, काफ़ी भयानक लग रही है देखने में, और जिसमें जो एवरी रेजिस्टेंस लगे हैं उनका 16 ओम है, ठीक है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 16 ओम के बराबर है। तो आपको बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो अब देखो ये पॉइंट आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपस में मिला हुआ है, ये पॉइंट आपस में मिला हुआ है, तो अगर देखा जाए तो ये चारों क्या है, आपस में पैरेलल में है, ये चारों आपस में पैरेलल में है, और ये भी आपस में पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला हुआ है। तो अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाई जाए, ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेंगे तो कितना रेजिस्टेंस होगा, ये चारों पैरेलल में, तो R/4 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कितना हो जाएगा R/4। अब यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, इसके बीच देखो तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो हम सीधे यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तो देखा जाए ये कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, ये भी 2R 2R 2R, तो 2R/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस कितना लगा है, ये 2R/4 का लगा हुआ है, ठीक है। अब ये आ गया आपका पॉइंट बी, ठीक है, ये था पॉइंट ए, हम यहाँ से चले थे, ये पॉइंट ए है, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे होगा, यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट ए। अब यहाँ पे देखें तो ये चारों भी आपस में पैरेलल में है, तो ये भी हो जाएंगे R/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा R/4। अब यहाँ पे हमको निकालना है ए और बी के बीच में, तो ये R/4 और R/4 ये सीरीज में है 2R/4, तो ये हो जाएंगे 3R/4, तो 3R/4 ऊपर हो जाएगा, और एक सर्किट में कितना रहेगा, एक ब्रांच में R/4, ठीक है। अब दोनों है पैरेलल में, बस सॉल्व कर लो, ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा, ये बी है,
ठीक है। तो हमको इन दोनों पॉइंट के बीच में चाहिए, नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये क्या होगा 3r/4 r/4, इनको रखेंगे सीरीज में, तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2 से निकालिए, आंसर आ जाएगा। तो R1 हम रखेंगे 3r/4, R2 है आपका r/4 अपान R1 प्लस R2, तो 3r/4 प्लस r/4 तो क्या हो जाएगा 4r/4, तो 4r/4 की वैल्यू r ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r/16, 3/16 इंटू r की वैल्यू आपको दिया गया 16 ओम, क्वेश्चन में दिया गया r की वैल्यू 16 ओम, तो 16 रखो, ये कैंसिल करो तो आ जाएगा आपका 3 ओम के बराबर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 ओम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया गया है, ठीक है। तो जो प्राइमरी कॉयल है उसका पोटेंशियल दिया गया 120 वोल्ट और सेकेंडरी का दिया गया 2400 वोल्ट, ठीक है। प्राइमरी जो कॉयल है उसमें दिया गया नंबर ऑफ टर्न 75, सेकेंडरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न पूछा गया। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है आपका NS/NP = VS/VP, ठीक है। बस यही निकालना, आपको निकालना है NS, ठीक है। सेकेंडरी कॉयल में आपको नंबर ऑफ टर्न से, तो NP को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, तो NP आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NP। अब VS कितना था, सेकेंडरी में था 2400 वोल्ट, प्राइमरी में 120 वोल्ट, और ये दिया है 75 टर्न्स, ठीक है। कैंसिल करो, 120 दूना 240, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। 20 गुणे 75, ठीक है। तो 75 दूनी कितना होता है 150, 75 दूनी 150 और एक जीरो और बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500 टर्न्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे कहा गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है 500 वोल्ट से, ठीक है। कितना 500 वोल्ट इसको दिया गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 100 मिली टेस्ला के बराबर, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं, R = mv/q होता है, ठीक है। mv/q × v, ठीक है। तो उसी से लगाएंगे, तो देखिए अब हमको क्या करना है, m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो एक तरीका और है, mv को आप लिखो √2mk, ठीक है, √2mk लिख सकते हो अपान q × v। तो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E होता है, E × v मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या रख दोगे आप, 2m तो रखना ही पड़ेगा, m से आप नहीं बच सकते, इंटू k। अब देखिए इतना वोल्ट दिया गया, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट दिया गया था, इलेक्ट्रॉन मैंने इसे मल्टीप्लाई करा दिया। अगर इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, E² और v² हो जाएगा, तो यहाँ पे E² हो जाएगा, ये v² हो जाएगा, इसको हम रूट के अंदर ले जा रहे हैं, तो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बस आपको वैल्यूज रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, 9.1 × 10⁻³ इंटू 500 अपान E की वैल्यू आप रखोगे 1.6 × 10⁻19 इंटू v। अब v आपको दिया था 100 मिली टेस्ला, तो 100 का इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर 10⁴ हो जाएगा, और मिली का स्क्वायर करोगे तो 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना भैया, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका 7.54 × 10⁻⁴ मीटर। मैंने तो कैलकुलेटर चला लिया है, आपको हाथ से करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम आपको देना है, मुझे देना था, मैं दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर दो प्लेट हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनके बीच का सेपरेशन अगर बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाया जाए बहुत धीरे धीरे, ठीक है, एकदम स्लोली बढ़ाया जाए एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, स्मॉल w जो दिया गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दिया गया है, डेल्टा u जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है, और जो wv दिया गया है वर्क डन बाय द बैटरी है, और h यहाँ पे हीट लॉस है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो इस तरह अगर बात करी जाए यहाँ पे ना, तो हीट लॉस जो होगा वो तो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी नहीं लगा है, ठीक है। जो भी लॉस होता है रेजिस्टेंस के फॉर्म में हो, तो कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं कि कोई करंट फ्लो करे। दूसरी बात, जो प्लेट के बीच का एरिया, वो सेपरेशन जो बढ़ाया जा रहा है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, एकदम स्लोली, तो यहाँ पे कोई हीट लॉस होने का चांस नहीं है, ठीक है। तो एच तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, एच यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब बचेगा वर्क डन बाई बैटरी और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी को तो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जितना वर्क बैटरी करेगी, ठीक है, वो WV कहा गया यहाँ पे, वर्क डन बाई बैटरी, प्लस W जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, ये किसके बराबर होंगे, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा कैपेसिटर का उसी के बराबर होगा। जो जितना भी वर्क आपका एक्सटर्नल फोर्स करेगा और बैटरी दोनों मिला के जितना वर्क करेंगी, वो क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे कहा गया कोई प्लस चार्ज Q है यहाँ पे, ठीक है, A पॉइंट पे, यहाँ पे -Q चार्ज है B पॉइंट पे, ठीक है। और ये सर्किल बना, ठीक है, हाफ सर्किल है, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहाँ पे A C और यहाँ पे D है, ठीक है, ये B पॉइंट है। अब आपसे कहा गया है इसमें, हाँ, ये जो पार्ट है 2L लेंथ से, ठीक है, ये जो आपका A और B पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस 2L है, और इसके मिड पॉइंट पे ये C है, ये सब कह दिया गया क्वेश्चन में। अब कह रहा है A एंड B देन द वर्क डन इन मूविंग
प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम द सी टू डी, ठीक है। सी यहाँ पे ये है, यहाँ से कोई प्लस क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया, इसको सी से डी तक मूव कराना है, क्यू को यहाँ से सी से डी तक मूव कराना है। तो हम क्या करें, पोटेंशियल देख लें, जो जितना पोटेंशियल में चेंज होगा इंटू क्यू कर देंगे तो आपका बटन आ जाएगा। तो अब हमको पोटेंशियल देख लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हो जाएगा, तो ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू चाहे तो एक डायपोल मान सकते हो, और डायपोल के मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो, ठीक है। जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना इसके वजह से निगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो यहाँ पे ये चार्ज यहाँ से 3L दूरी पे है और ये माइनस वाला L डिस्टेंस पे रहेगा, क्योंकि ये जब रेडियस L है तो ये भी L ही होगा ना, तो टोटल ये 3L हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल देख लेते हैं, फाइनल पोटेंशियल देख लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पोटेंशियल अगर निकालने जाओगे यहाँ पे तो क्या करोगे, के क्यू अपान 3L, ठीक है, कितना हो जाएगा 3L, और माइनस के क्यू अपान ये कितनी डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे, ये हो जाएगा पोटेंशियल। और चार्ज कितने किसको करा रहे हो, ये प्लस क्यू वाले को, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका इनिशियल पोटेंशियल होगा माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल, ठीक है। तो बस वही करना है। तो यहाँ पे देखो इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा 3L, और यहाँ पे के क्यू माइनस ऑफ 3KQ अपान, तो ये हो जाएगा माइनस 2KQ अपान 3L, ठीक है। तो ये W इक्वल टू यहाँ Q से मल्टीप्लाई भी करा देना, तो W इक्वल टू हो जाएगा Q, और यहाँ पे अगर K की वैल्यू रखो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ऑफ 2KQ, तो माइनस ऑफ 2 K की वैल्यू मैंने रख दी और Q भी रख दोगे, ठीक है। ये वाला Q यहाँ नहीं है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। नीचे क्या 3L भी था, 3L कहाँ छोड़ दोगे, 3L भी था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में आएगा आंसर, माइनस आएगा माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L के बराबर, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पार्ट भी दिया गया, दूसरा पार्ट कहा गया अगर C से इन्फाइनाइट ले जाए तो कितना वर्क डन होगा, तो इन्फाइनाइट पे ले जाओगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ भी जीरो होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ भी जीरो था, इन्फाइनाइट भी पोटेंशियल अगर जीरो होगा तो वर्क डन वहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया कि कोई पार्टिकल जिसको प्रोजेक्ट किया गया, आपको दिखाया गया मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू फिक्स पार्टिकल ऑफ मास m। यहाँ पे दो फिक्स पार्टिकल हैं जिनका मास m है, इनको प्रोजेक्ट किया गया वेलोसिटी v से, उसका मास हमने मान लिया m0 है, ठीक है। अब द सेपरेशन बिटवीन द फिक्स पार्टिकल आर L, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, यहाँ से यहाँ तक L था, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा L/2 क्योंकि मिड पॉइंट आपको लेना है। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल सो दैट इट कैन स्केप, ठीक है, ये स्केप हो जाए यहाँ से, दोबारा वापस ना आए, ठीक है। तो क्या जितना यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी हमको देना पड़ेगा, ठीक है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv² इज इक्वल टू देखिए इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती रहती है, ठीक है, लाइट आती जाती रहती है, बहुत दिक्कत होती है, तो इसी में किसी तरह काम करना पड़ता है, ठीक है। तो एक पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकाली जाए तो जो पहला मास होगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Gm/L/2, ठीक है, माइनस होता है पोटेंशियल एनर्जी, और माइनस ऑफ दूसरे का हो जाएगा Gm/L/2, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 2Gm/L माइनस 2Gm/L तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4Gm/L के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए यहाँ पे वेलोसिटी, हाफ mv² आपको चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, अब ये तो होगा पोटेंशियल, ठीक है, ये आएगा पोटेंशियल इसकी वजह से, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो इसका जो मास है जो इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा है उसके मास से इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने m0 माना था तो m0 से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पे m0 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये आ गए पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। बस अब क्या करना है, दोनों को इक्वल कर दिया हमने, तो m0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, इसमें 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर है तो साइन का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो v इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बाहर, अब 4 × 2 तो 8 हो जाएगा, 8 को आप लिख दो 2√2, तो 2 को बाहर लिख दो, बाकी जो 2 है उसको इनसाइड रखो, तो यह जाएगा 2Gm/L के बराबर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पे डी, 2Gm/L।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, अगर उनके बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया जाए 4 गुना तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले टाइम पीरियड कितना था, 5 आवर के बराबर था। T2/T1 इक्वल टू R2/R1 3/2 करो, क्या प्लस लॉस यहाँ पे लगाएंगे तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 R2/R1 की पावर 3/2। ठीक है, R2 आपको 4 दिया था, ठीक है, 4 टाइम्स कहा गया था तो 2 का स्क्वायर हमने कर दिया इंटू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू जाएगी 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 40 आवर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, यहाँ पे कहा गया फॉलोइंग ग्राफ शो द वेरिएशन इंटेंसिटी ऑफ द हीट रेडिएशन बाय द ब्लैक बॉडी एंड फ्रीक्वेंसी एट ए फिक्स टेम्परेचर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का आपको दिया गया है, ठीक है, इंटेंसिटी का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, आपको बताना कौन सा ग्राफ इसमें सही होगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है आपका, इस पे फ्रीक्वेंसी इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ दिया गया है एनर्जी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करी जाए, अगर यहाँ से लाइन डालोगे तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा होगी, 3500 वाले की, उसके बाद इसकी ज़्यादा होगी 2500 वाले की, और फिर इसका सबसे कम किसकी है, 1500 वाले की। ठीक है, अब अगर लैम्डा टी इजकल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा टी इजकल टू कांस्टेंट होता है तो जो आपका वेवलेंथ होगा, ठीक है, वेवलेंथ किसके प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी होगा, मतलब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। ठीक है, और ये वेवलेंथ जो होती है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3500 टेम्परेचर तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए इसके अगर लाइन डाली जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उससे कम टेम्परेचर 2500 वाले की तो उसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम, और सबसे कम 1500 वाले की, सबसे कम टेम्परेचर सबसे कम फ्रीक्वेंसी। तो आपका ये जो ग्राफ दिया गया वो सी ऑप्शन में दिया गया। अब इसमें एक चीज़ और दिया गया, इंफ्रारेड और विजुअल और अल्ट्रावायलेट रीजन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इन तीनों लाइट में देखी जाए तो इंफ्रारेड की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद फिर विजुअल रेंज की होगी और सबसे कम होगी अल्ट्रावायलेट की। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी में कौन सा रीजन आएगा, अल्ट्रावायलेट आएगा। मिड पॉइंट में आपके विजुअल आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, इंफ्रारेड की, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसकी होगी जिसके पास फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, दोनों तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे कहा गया डेल्टा क्यू इजकल टू एन सी डेल्टा टी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए जो अच्छा हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, कभी कोई पूछे कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, क्या बताओगे आप। देखिए टेम्परेचर तो देखिए टेम्परेचर क्या होता है, जैसे पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल पढ़ा, तो हीट वो होता है जैसे जो डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में फ्लो हो। ठीक है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट क्या होता है, फ्लो होता है, ये किसी बॉडी में नहीं होता है कि तुम कह सकते हो कि इस बॉडी में इतनी हीट है। ठीक है, हीट क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म है जो फ्लो होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाई इन ए बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, नहीं आप किसी बॉडी में नहीं कह सकते कि इतनी हीट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन में क्या कहेगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच ट्रांजिट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। यही तो मैं कह रहा था कि हीट वो एनर्जी का फॉर्म होता है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच में फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। एक आइडियल गैस है ए और एक रियल गैस है वी, इसका वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है वी से 2v, मतलब वॉल्यूम डबल किया गया है आपको। ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन में, तो कह रहा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, आपको बताना है कि इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो आइसोथर्मल कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, आइसोथर्मल कंडीशन में कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे विल बी जीरो इन बोथ केसेस। ठीक है, ऑप्शन डी जो दिया गया विल बी जीरो इन बोथ केसेस, का मतलब इंटरनल एनर्जी जो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो रहेगा दोनों केस में, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज तभी होगा जब आप टेम्परेचर में चेंज करोगे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे कहा गया द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स का फार्मूला देखा जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ आप देखोगे तो क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd के बराबर। ठीक है, ऑप्शन देखिए कहा गया दियर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डी यहाँ पे दिया गया है। द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करता है। सी ऑप्शन दिया गया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, भैया करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, देखिए I1 I2 दोनों के करंट पे डिपेंड कर रहा है। डी ऑप्शन दिया गया द रेडियाई ऑफ दी वायर, तो भैया रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, कहाँ पे, यहाँ रेडियस कहीं है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे करंट पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई करंट फ्लो कर रहा है एक आर्क में जिसका एंगल दिया गया है, ठीक है, वो जितना एंगल बनाता है तो वो है 3π/2 के बराबर, ठीक है। उसका रेडियस r दिया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो V = होता है μ0I/4r इंटू थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई, 3π/2 दिया गया है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 μ0I/π ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर होता है, ठीक है, 4πr इंटू थीटा होता है, ये पाई छूट गया तो पाई पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू आर के बराबर, तो 3 μ0I/r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, ठीक है। इक्वेशन दी गई है, पोजीशन टाइम की इक्वेशन दी गई है, x = t³ - 60² + 90, ठीक है। t = 1 सेकंड पे रिटार्डेशन बताना है। तो पहले dx/dt करोगे तो वेलोसिटी आएगा, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया तो वही हो जाएगा रिटार्डेशन। तो dx/dt जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3t² - 12t + 9 के बराबर। फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, d2x/dt2 करोगे तो ये 3 × 2 ये हो जाएगा 6t - 12 + 0, 9 का हो जाएगा, कांस्टेंट का हो जाता है 0, ठीक है। अब इसके बराबर 0 करो, ठीक है। इसको जब 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 क्यों करोगे, यही तो एक्सेलरेशन आया। अब इसमें t की वैल्यू रखो, t = 1 सेकंड पे कहा था, तो t = 1 सेकंड रखोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा -12, तो ये = आ जाएगा -6 मीटर/सेकंड², ठीक है। पर सेकंड स्क्वायर आता है, तो ये हो जाएगा आपका रिटार्डेशन, ठीक है। माइनस में आ रहा है तो ये हो जाएगा रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से अच्छा क्वेश्चन, 2 ब्लॉक दिए गए 1 kg और 2 kg का। यहाँ पे एक फोर्स लगाया जा रहा है जो वेरिएबल फोर्स है, F = 4t के बराबर। यहाँ पे कह रहा है कि वो टाइम बताओ जब यहाँ पे कोई भी ब्लॉक सरफेस को छोड़ दे, ठीक है। तो पहले कौन सरफेस को छोड़ेगा, दोनों इक्वली इसी सरफेस पे रखे हैं, सेम सरफेस पे रखे हैं, तो फोर्स लगाओगे तो जो हल्का है वो पहले उठना चाहेगा, ठीक है। तो जब उठना चाहेगा तो इसमें फोर्स अगर F लगा रहे हो तो दोनों पे फोर्स कितना जाएगा, F/2 इस पर भी आएगा और F/2 इस पे भी आएगा। इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ लगेगा, दोनों में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। हम इसको ले रहे हैं क्योंकि पहले यही उठेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो इसके नीचे वेट कितना लग रहा है इसका, mg के बराबर लग रहा है, कितना लगेगा 10 के बराबर। तो जो 10 होगा किसके बराबर हो जाएगा, 10 = हो जाएगा F/2 प्लस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ये उठेगा तभी जब इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 0, तब ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, ठीक है। जब कॉन्टैक्ट छोड़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई ये 10 तो लगता ही रहेगा, लेकिन जब ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन कब लगता है, जब दो सरफेसेस होते हैं तब एक्शन रिएक्शन लगता है, ठीक है। तो अब ये n 0 हो जाएगा जैसे ही सरफेस को छोड़ेगा, तो n की वैल्यू जब 0, वही तो आपसे पूछा भी गया है। तो F = क्या हो जाएगा, जब n की वैल्यू 0 करोगे तो F = हो जाएगा यहाँ पे 20 के बराबर, ठीक है। और F की वैल्यू क्या दी है, 4t के बराबर दी है, तो 4t = 20 आ जाएगा, तो t = यहाँ पे आ जाएगा 5 सेकेंड के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया। देखिए एक 100 किलोग्राम मास है यहाँ पे, ठीक है। और इसके दूसरी तरफ से एक रस्सी आई है पुली के ऊपर होते हुए, ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली है यहाँ पे। और यहाँ पे एक 60 kg का मैन है जो ऊपर की तरफ इस पर चढ़ रहा है, ठीक है, क्लाइंब कर रहा है। और इसका एक्सेलरेशन दिया गया 5g/4 के बराबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि टेंशन कितनी होगी, ठीक है, रोप में टेंशन कितनी होगी। तो टेंशन कहाँ होगा, इसमें भी ऊपर की तरफ होगा, इसमें भी ऊपर की तरफ होगा। तो इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन पहले बनाइए इसके लिए। तो टेंशन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो टेंशन T माइनस इसका मास कितना है 60, तो 60g = क्या हो जाएगा, ma होता है। तो m कितना है 60 है, और ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका 5g/4 दिया हुआ है, ठीक है। 5g/4 यहाँ पे दिएगा और -a करोगे, ठीक है। माइनस क्यों करोगे, क्योंकि जो इसका ये क्या होगा, ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा a एक्सेलरेशन से, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा a एक्सेलरेशन से, लेकिन चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इसका माइनस करना पड़ेगा। अब ये होगा इक्वेशन आपकी फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन आप ब्लॉक के लिए बनाओगे, ठीक है। तो ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर कौन ले जाएगा, इसको टेंशन ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन माइनस क्या करोगे, mg, m इसका दिया है 100 इंटू g = क्या करोगे, m इंटू a, m इसका दिया है 100 और a कितना आएगा यहाँ पे, a के बराबर ही आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा ना, तो पहले एक्सेलरेशन निकलेगा। तो एक्सेलरेशन निकाल लें तो आएगा 35/160g के बराबर, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे, हमने पहले इक्वेशन में रखा था, किसी दूसरे में रखोगे तभी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। इतना तो पता ही होगा, इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है। तो t = यहाँ पे आ जाएगा आपका 121.8 इंटू जी, ठीक है। जी की वैल्यू 10 रखो तो ये आ जाएगा आपका 1218 न्यूटन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे कोई मैन है जो रन कर रहा है किसी ग्राउंड पे, कह रहा है कि इट इज़ नोन दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड ग्राउंड इज म्यू, ठीक है। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया गया है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, आपको कौन बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन मैन एंड ग्राउंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द मैन। कह रहा है जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो वेट के बराबर है। तो भाई सही है, जितना वेट ये मैन नीचे की तरफ लगा है उतना ही उसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो ये तो सही है। अब देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स की बात की जा रही है, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए मैन इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। भैया नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की तरफ लगेगी, जबकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी, आगे की तरफ लगेगी। क्यों आगे की तरफ लगेगी, क्योंकि जो मैन का फीट होता है ये क्या करता है, ये ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन अब ग्राउंड पीछे की तरफ तो चला नहीं जाता है, ठीक है। ग्राउंड को ये क्या करता है, पीछे की तरफ धकेल। आप भी चलते हो, जब पैदल चलोगे तो क्या करते हो, आपका पैर जो होता है वो ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलता है, लेकिन अब ग्राउंड पीछे थोड़ा चले कि आप चलने लगे तो धरती चलने लगेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपके ऊपर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो आगे की तरफ लगेगा, जो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। तो आपके मोशन जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन होगी उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला तो सही हो ही गया है। सी ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ऑन ए मैन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने बताया जिस डायरेक्शन में आप चलोगे उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मैन टू बी 2 μg के बराबर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके कहा गया यूरेनियम है, और यूरेनियम किस में चेंज हो रहा है, थोरियम है। तो कह रहा है अननोन जो एक्स यहाँ पे निकल रहा है वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स कहा गया तो क्या होगा। देखिए मास नंबर में कितनी कमी आ रही है, 4 की, और जो आपका एटॉमिक नंबर है उसमें 2 की कमी है, तो सीधे सीधे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है बस, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल के इमिशन से क्या होता है, मास नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहा गया न्यूक्लियस विद मास नंबर 220 इनिशियली एट रेस्ट इमिट एन अल्फा पार्टिकल इफ क्यू इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्यू दिया गया है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो देखिए दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जिस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है उसका और न्यूक्लियस का भी, दोनों के पास वेलोसिटी आएगी जब इमिशन होगा तो, ठीक है। तो अब दोनों का काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, K1 प्लस K2 यहाँ पे हो जाएगा Q के बराबर। Q दिया गया 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब देखिए जब इमिशन होगा, ठीक है, जैसे अब एक्सप्लोजन होता है ना वैसे ही इमिशन होता है। तो एक्सप्लोजन में क्या होता है, 2 मास माना कोई बड़ा पार्ट था, वो जब डिवाइड हो 2 पार्ट में, दोनों का मोमेंटम सेम होता है। तो यहाँ भी मोमेंटम सेम हो जाएगा दोनों का, न्यूक्लियस का भी और अल्फा पार्टिकल का भी, ठीक है। तो मोमेंटम सेम, मोमेंटम क्या आप लिख सकते हो 2mk के बराबर, √2mk। तो 2, ठीक है, m कितना हो जाएगा, जिस कितना था पहले बताया गया कि 220 था, ठीक है। मास नंबर 220 था, अल्फा जब इमिशन हो जाएगा तो कितना बचेगा, 216 बचेगा, ठीक है। 216 m, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इसकी मान लेंगे K1 मान लेंगे, ठीक है। जो न्यूक्लियस होगा इसका क्या मान लेंगे हम, K1, ठीक है। अब इसकल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम जो होगा उसका फोटान का, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा 2K2 इंटू 4m के बराबर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, फोटान बोल दिया मैंने, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। मोमेंटम किसका, अल्फा पार्टिकल का। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं बिना किए स्क्वायर रूट यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो K1/K2 की वैल्यू आ जाए, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4m/216m के बराबर, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी K1/K2 की वैल्यू। K1 प्लस K2 की वैल्यू कितना आ गई, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और K1/K2 की वैल्यू आ गई 4 ये हो गया आपका। इसको अगर और सिंप्लीफाई करो तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, तो 1/54 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से K1 की वैल्यू इसमें रख लेना, ठीक है। K1 की वैल्यू K2 के फॉर्म में रख लेना, तो यहाँ से K2 निकल आएगा, ठीक है। तो आपसे बताना किसका था, हाँ K2 ही तो बताना था, अल्फा पार्ट के लिए बताना था। तो ये आ जाएगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये सॉल्व कर लेना आप, इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। K1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए K2/54, ठीक है। अब यहाँ पे रख लो K2/54, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 K2/55, ठीक है। 54 तो 54 इधर जाएगा, तो 55 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई पेंडुलम है, यहाँ पे देखिए ये डैम्पिंग वाला है, ठीक है। डैम्प ऑसिलेशन का केस होता है, वो वाला केस है। इसमें कहा गया है कि टाइम पीरियड 1 सेकंड है यहाँ पे। तो लॉस इन एनर्जी ड्यू टू डैम्पिंग यहाँ पे बताया गया है, इट्स एनर्जी इज 45, पहले कहा गया था 45 थी, इफ आफ्टर कंप्लीटिंग 15 ऑसिलेशन, ठीक है। 15 ऑसिलेशन करने के बाद में इसकी एनर्जी कितनी बचती है, 15 जूल के बराबर बचती है। तो डैम्पिंग कांस्टेंट आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है E=E0 e की पावर -2 लैम्डा टी। लैम्डा जो यहाँ पे है, लैम्डा नहीं है, गामा है, ठीक है। तो गामा क्या है यहाँ पे, डैम्पिंग कांस्टेंट है। पहले एनर्जी कितनी थी 45, बाद में बची 15, तो बस वैल्यू रखो 15, यहाँ पे रखो 45 -2, ठीक है। गामा तो आपको निकालना है, और टाइम आपको दिया गया 15 ऑसिलेशन, ठीक है। कितना ऑसिलेशन, हाँ 15 ऑसिलेशन कहा गया है, ठीक है।
तो अब क्या करोगे, यहाँ इधर आएगा ये 45, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ 2 गामा इंटू 15, ठीक है। ई को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ई की पावर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ई की पावर -1, ई की पावर इधर हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर -1, यहाँ पे हो जाएगा -2 गामा इंटू 15, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा 3, अब दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है। तो लॉग की बेस ई लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ln ई, और यहाँ पे बेस ई और ई तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा 30, 2 इंटू 15 हो जाएगा 30 इंटू गामा, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 1/30 ln 3 के बराबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, भैया ये अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे कोई स्प्रिंग है, ठीक है। अनस्टेज लेंथ उसकी जो है एल के बराबर, कैपिटल एल दिया गया, फोर्स कांस्टेंट के है। कह रहा है कि स्प्रिंग को अगर कट कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है, उसकी लेंथ है L1 L2 के बराबर है। तो L2 जो यहाँ पे होता है, ठीक है, L1 दिया गया, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, L1 इक्वल टू ईटा इंटू L2 होना चाहिए, ठीक है। L1 इक्वल टू होना चाहिए ईटा इंटू L2 के बराबर, यहाँ पे लिख दिया L2 इक्वल टू ईटा L2, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। जहाँ पे ईटा क्या है, इंटीजर है। तो कहा गया करस्पॉन्डिंग फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 क्या होगा, दोनों ऑप्शन में दिए गए K1 K2 की वैल्यू, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा भैया। तो चलिए अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, K1 L1 इक्वल टू K2 L2 के बराबर होता है, ठीक है। K1 L1, ठीक है, L1 की वैल्यू यहाँ पे दिया है ईटा इंटू L2, तो इसको रख लो, K2 L2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो L2 होगा तो L2 L2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K1/K2 की वैल्यू आ जाएगी 1/ईटा के बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू ईटा के बराबर, ठीक है। ये आगे यूज होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब 2 स्प्रिंग को काटा गया है, ठीक है, दोनों स्प्रिंग को काटा गया, सीरीज में उनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। सीरीज में कहा जोड़ने के लिए, तो सीरीज में जोड़ोगे तो स्प्रिंग जैसे जुड़ती है जैसे कैपेसिटर जुड़ता है। तो कैपेसिटर कैसे जुड़ता है, सीरीज में कैसे जुड़ता है कैपेसिटर, C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो K इक्वलेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा K1 K2 अपान K1 प्लस K2, तो ये हो जाएगा K1 K2 अपान K1 प्लस ऑफ K2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, K2 की वैल्यू K1 ईटा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हटा दोगे K1 की वैल्यू, तो यहाँ पे K हो जाएगा आपका K1 की जगह क्या लिख दोगे, K2 की जगह रखो, K2 की जगह रखोगे K1 इंटू ईटा, ऐसे नीचे भी रखोगे, K1 की जगह क्या रखोगे, K2 की जगह रखना, यार बार बार क्या निकल रहा है मुझसे, K2 की जगह हो जाएगा K1 इंटू ईटा, ठीक है। K1 कॉमन हो जाएगा, नीचे से कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे अगर K1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस ईटा बचेगा, तो 1 प्लस ईटा ऊपर एक K1 काट दोगे, तो जो K की वैल्यू आ गई तो K1 ईटा अपान 1 प्लस ईटा, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए K1 K2 वैल्यू, तो यहाँ से K1 निकालेंगे, तो K1 क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू यहाँ चली जाएगी, तो हो जाएगा K1 प्लस ईटा अपान ईटा, ठीक है। ये आ जाएगी K1 की वैल्यू। अब K1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो K2 निकल आएगा, ठीक है। K1 की वैल्यू इसमें रख दोगे तो क्या निकल आएगा, K2। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से इधर देखिए K1 की वैल्यू दिया है, K1 की वैल्यू है K ईटा प्लस 1/ईटा, और K2 की वैल्यू है K ईटा प्लस 1 के बराबर, ठीक है। ये वैल्यू इसमें रखोगे तो K2 भी आ जाएगा, ठीक है। K1 हमने निकाल ही दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। ये आपको कहा गया है कि इसमें जो व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड टू ए एक्सरे ट्यूब, ठीक है, वोल्टेज अगर एक्सरे ट्यूब में जो वोल्टेज अप्लाई किया था उसको इंक्रीज किया जाए, पहले V1 कितना था 15.5 किलो वोल्ट था, बाद में V2 तक बढ़ाया गया 31 किलो वोल्ट तक, ठीक है। तो कह रहा है कि द वेवलेंथ इंटरवल बिटवीन K अल्फा लाइन, ठीक है, K अल्फा लाइन और कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम इंक्रीजेज बाई 1.3 फैक्टर, ठीक है, 1.3 से इंक्रीज हो जा रहा है। तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट, वो एलिमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए V1 कितना था मैंने बता दिया, V2 भी बता दिया, तो K अल्फा जो होता है, ठीक है, K अल्फा, तो अल्फा अगर उसकी वेवलेंथ देखी जाए तो 1 अपान लैम्डा K अल्फा की वैल्यू जो होती है R(Z-1) का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर। तो N1 की वैल्यू 1 लिया जाता है, N2 की वैल्यू 2 लिया जाता है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब अल्फा निकालोगे, ठीक है, जब K अल्फा आप निकालोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका 4/3, ठीक है, 4/3 R(Z-1) का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आएगा, क्योंकि K अल्फा ऊपर चला जाएगा और ये इधर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 करोगे, 1/4 करोगे तो एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 3/4। लेकिन जब उल्टा करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा, तो ये आ जाएगी K अल्फा की वैल्यू अल्फा लैम्डा, ठीक है, ये आ जाएगा जो आपका लैम्डा K अल्फा है, ये इतना निकल के आया। अब देखिए कट ऑफ वेवलेंथ जो होगी तो λ1 कितना होगा, जो V1 पहले दिया था, बाद में कितना हो जाएगा, देखिए HC अपान क्या होता है, HC अपान लैम्डा होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, HC अपान लैम्डा होता है। तो HC अपान एनर्जी भी लिख सकते हो, एनर्जी को क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो, तो वही हमने किया यहाँ पे।
तो देखिए अब अगर इससे सॉल्व करो तो अगर यहाँ पे लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 निकालो तो SC कैंसिल हो जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ई और ई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। V1 V2 की वैल्यू आपको दिया गया, ठीक है। V1 V2 कितना दिया है 15.5 और 31 दिया है, तो 15 दूना 30 और 31, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी लैम्डा 1 इक्वल टू 2 ऑफ लैम्डा के बराबर, ठीक है। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है इक्वेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। अब देखिए अब क्या करना है, अब लैम्डा देखिए लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा 2 जो आ रहा है वो कितने के बराबर है, 1.3 ज़्यादा है पहले जितना था। पहले कितना था, लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा 1 जो था उससे जो बाद में आ रहा है उससे 1.3 गुना बड़ा है। तो 1.3 को हमने लिख दिया 13/10, ठीक है। इसको लिख सकते हो, यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 नीचे पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 13/10 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 लैम्डा के अल्फा माइनस 10 लैम्डा 2 इक्वल टू यहाँ पे 13 से कराओगे तो 13 लैम्डा के अल्फा माइनस आप 13 लैम्डा 1 के बराबर, ठीक है। तो के अल्फा वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ, बाकी लैम्डा वाले को एक तरफ लाओ, तो इधर आ जाएगा 13 लैम्डा 1 माइनस 10 लैम्डा 2 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 13 लैम्डा के अल्फा माइनस ऑफ 10 लैम्डा के अल्फा। तो ये 3 लैम्डा के अल्फा लिख दो छुट्टी, ठीक है। यहाँ पे 13 इधर आएगा तो 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 लैम्डा के अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, लैम्डा 2 इक्वल टू लिख दो लैम्डा 1/2। तो यहाँ पे लैम्डा 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 13 लैम्डा 1। अब ये क्या हो जाएगा लैम्डा 2 के लिख सकते हो लैम्डा 1/2, तो यहाँ पे 10 और लैम्डा 2 के लिखोगे लैम्डा 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। और लैम्डा के अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाला, लैम्डा के अल्फा की वैल्यू निकाला हमने 4/3 R(Z-1) का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 से 5, 2 को 10 को कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 लैम्डा 1, तो ये 18 माइनस 5 करोगे तो ये आ जाएगा 8 लैम्डा 1, ठीक है। अब लैम्डा 1 की वैल्यू रखनी है, लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ से रखो, क्या रखोगे HC/EV1, तो यहाँ पे रखोगे HC/EV1। V1 की वैल्यू दिया है 15.5 किलो वोल्ट दिया है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। अब यहाँ से 4 दूनी 8 भी काट सकते तो 2HC हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको HC की वैल्यू दी गई है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरा पेपर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, आप देखते रहिए क्या कर सकते हैं। इसको पूरा सॉल्व करा देता हूँ मैं। यहाँ पे रखेंगे आप, देखिए ये आ गया 2 यहाँ पे, ठीक है। तो 2HC की वैल्यू आपको दी गई 1240, 1200, अरे यार HC की वैल्यू दी गई है 2 इंटू यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 2HC की वैल्यू दी गई 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁹ अपान ई, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ई से ई यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। ये क्या है 15.5 इंटू 10⁻3। ये तो एक तरफ की बात होगी। दूसरी तरफ यहाँ क्या बचेगा, दूसरी तरफ यहाँ पे बचा रह जाएगा आपका ये 3 से 3, 4 भी कैंसिल आउट होएगा, तो 1/r, r की वैल्यू आपको दिया है 1 इंटू 10⁻7 और ये हो जाएगा Z-1 का होल स्क्वायर। अब आपको चाहिए Z-1 का होल स्क्वायर निकाले तो वहाँ से Z निकल आएगा, तो Z-1 का होल स्क्वायर एक तरफ रखिए, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ है। तो ये इसको ले जाओगे तो ये हो जाएगा 15.5 इंटू 10⁻3 अपान क्या करोगे यहाँ पे 2 इंटू 1240 इंटू 10⁻�9 इंटू 10⁻7, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो Z-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 625 के बराबर। तो Z-1 आ जाएगा, इसका किसका स्क्वायर होता है 625, ये होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, 1 इधर लाओगे तो हो जाएगा 1, तो Z की वैल्यू आ जाएगी 26। तो एलिमेंट जो होगा वो हो जाएगा आपका आयरन, ठीक है। इतने में 5 क्वेश्चन लग जाते हैं, जितना टाइम इसमें लगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो भैया छोड़ दो, या तो आंसर याद हो तो टिक कर दो, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेना आप लोग, इसका आंसर जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। यह जब भी आएगा तो एजिटी जा सकता है, ठीक है। तो ये आयरन होगा। इस तरह का क्वेश्चन और भी हमने सर्च किया है तो वो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर याद कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका आयरन। क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेलेरेट किया गया 100 वोल्ट से, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, जो होता है आपका लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपान रूट ऑफ वी, ठीक है। तो इसी से हमने लगाया था जब आपका आया था 19 में क्वेश्चन। तो रूट ऑफ 100 करोगे तो आ जाएगा 10, तो 12/10 करोगे तो आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे कोई मेटल है, ठीक है। उसका मेटेलिक वायर है, उसका लेंथ दिया गया कैपिटल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया गया, यंग्स मॉडुलस जो दिया गया है गामा दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि स्ट्रेच बाय द वेरिएबल फोर्स एफ, इसको स्ट्रेच किया गया है वेरिएबल फोर्स एफ से, सच दैट एफ इज ऑलवेज स्लाइडली ग्रेटर देन द इलास्टिक फोर्स, ठीक है। एफ जो है वो इलास्टिक फोर्स है उससे ज़्यादा है, ठीक है। इफ द इलांगेशन ऑफ द वायर इज स्मॉल एल देन द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे,
क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कहा गया वर्क डन बाई एफ इज गामा ए एल स्क्वायर अपान 2 एल के बराबर। ठीक है, तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो क्या होता है 1/2 स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है। तो अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है आप निकालोगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, स्ट्रेस क्या होता है एफ अपान ए होता है, स्ट्रेन जो होता है डेल्टा एल अपान एल के बराबर होता है। ठीक है, तो एल हमने स्मॉल एल लिख दिया, इसको कैपिटल एल आपको क्वेश्चन में दिया गया तो कैपिटल एल रखोगे। ठीक है, और डेल्टा एल को क्वेश्चन में आपको स्मॉल एल रखना है। ठीक है, जैसा दिया गया वैसा ही रखोगे। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी वही हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये या तो इसको लिख सकते हो जो स्ट्रेन है तो गामा इजकल टू क्या होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है तो स्ट्रेन की वैल्यू लिख सकते हो आप स्ट्रेस अपान गामा। ठीक है, स्ट्रेस अपान गामा भी लिख सकते हो, या आपको स्ट्रेस की वैल्यू रखनी है तो क्या रख सकते हो स्ट्रेन इंटू गामा रख सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरचेंज करके रख सकते हो, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी गामा ए एल स्क्वायर अपान 2 एल के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जो भी यहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ना वही हो जाएगा वर्क डन के बराबर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख गया, ये 2 नहीं होगा, जब यहाँ पे 2 पहले ही कर दिया तो ये नहीं होगा, तो गामा ए एल स्क्वायर अपान 2 एल ये हो जाएगा वर्क डन। वी ऑप्शन आपका दिया गया वर्क डन बाई एफ इजकल टू गामा ए एल स्क्वायर अपान कैपिटल एल, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वही हो जाएगा यहाँ पे वर्क डन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सी ऑप्शन दिया गया द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द वायर। ठीक है, वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा वही वर्क डन होगा, मैंने पहले ही बताया, तो इसी के बराबर हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन कहा गया नो हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलांगेशन, तो यहाँ पे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, इलांगेशन में क्या होगा कोई भी हीट लॉस नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी भी। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन गलत है बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया, यहाँ पे 2 वायर दिए गए सेम मटेरियल है। ठीक है, इनका डायमीटर का रेशियो 1/2 दिया गया, स्ट्रेच इनको किया जा रहा है इक्वल फोर्स से। ठीक है, इक्वल फोर्स से इनको स्ट्रेच किया गया, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द 2 वायर इज गिवन दैट। ठीक है, तो देखिए यू इजकल टू क्या होता है, अभी यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, यू इजकल टू होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, अपान नहीं इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस इजकल टू क्या लिख सकते हो हाँ देखिए जो गामा की वैल्यू होती है वो क्या होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपान ऑफ स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेन को आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेन को अगर हटा लोगे तो क्या लिखोगे स्ट्रेस अपान स्ट्रेन को हटाओगे तो स्ट्रेस अपान गामा लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1/2 हो जाएगा स्ट्रेस पहले से है, और स्ट्रेन को क्या लिख दोगे स्ट्रेस अपान गामा, तो यू इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये गामा कांस्टेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस होता है एफ अपान ए, एफ अपान ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है एफ अपान ए होता है, तो एफ अपान ए का स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट का सेम फोर्स लगाया जा रहा है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। आर की पावर 4 क्यों, क्योंकि एरिया होता है आर स्क्वायर, लेकिन अब उसका भी स्क्वायर करना तो आर की पावर 4 हो जाएगा, तो u1 अपान u2 हो जाएगा d1/d2 की पावर 4, तो 1/2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका d1 अपान d2 इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा r2 अपान r1। ठीक है, d2 अपान d1 होगा तो यहाँ पे 2/1 होगा, 2/1 इसका पावर 4 करोगे तो आ जाएगा 16:1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपका 31। ठीक है, 31 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे देखिए कोई मिरर है, 2 मिरर रखे गए हैं थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रे यहाँ से आ रही है तो जो पहले मिरर पे पड़ रही है वो दूसरे के पैरेलल है, और जब दूसरी बार रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है तो वो पहले के पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो रे आ रही है ये इसके पैरेलल है, और जब दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो ये पहले से पैरेलल है। ठीक है, ये यहाँ निकल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए अब ये वैल्यू अगर थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, कैसे, सिमेट्री से देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये भी पैरेलल है। ठीक है, ये सेम लाइन है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ऊपर भी होगा। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे यहाँ पे आपके थीटा। अब देखिए जब ये थीटा है तो जिस एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही लाइट उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगी, तो ये भी हो जाएगा आपका थीटा। ठीक है, तो जब ये थीटा और ये थीटा, अब यहाँ से देखिए अगर ये एंगल आप देखोगे ना तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्री देखो ये दोनों लाइन क्या है, पहले ही कह दिया दोनों पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तो ये आ जाएंगे 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा, तो एक ट्रायंगल में टोटल कितना एंगल होता है 180 के बराबर, तो 3 थीटा इजकल टू 180, तो थीटा इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर। अब ये सिमेट्री पहचानना आना चाहिए। ठीक है, सिमेट्री जब जान पाओगे तभी इस तरह के क्वेश्चन लगेंगे, और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पे कोई बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, इसका फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। अब बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और लेंस के बीच में कोई एक रख दिया गया है
कोई स्लैब रखा गया जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया 4/3, तो शिफ्टिंग पूछी गई कि इमेज की शिफ्टिंग कितनी होगी। तो पहले हम इमेज की पोजीशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन 1/v माइनस ऑफ 1/u इक्वल टू 1/f, सारी वैल्यूज रखिए। 1/v आपको निकालना है, माइनस ऑफ 1/u, इधर चलोगे निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर से आ रही तो ये माइनस रखोगे तो कितना दिया 20, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 20 और फोकल लेंथ दिया है 40, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर ही कहीं बनेगा, ठीक है, जो भी इमेज बनेगी इधर ही बनेगी। अब आपको बताना है कि शिफ्टिंग कितना होगा, ठीक है। तो जो शिफ्टिंग का फार्मूला होता है, ठीक है, शिफ्टिंग का फार्मूला क्या होता है, टी जो होता है थिकनेस होती है, ठीक है। तो T1 माइनस, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ईयर का कितना हो जाएगा 1, तो 1/μs, और μs की वैल्यू आपको दी गई है 4/3, तो 4/3 करोगे तो 3 चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो ये आएगी शिफ्टिंग। थिकनेस कितना दिया है आपको, जो स्लैब रखा जा रहा है उसकी थिकनेस शायद दी गई 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो 2 मिलीमीटर, तो यहाँ पे ये रखोगे तो 4 माइनस 3/4, 4 माइनस 3 तो हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर, कितना आ गया 0.5 मिलीमीटर के बराबर। तो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा du इक्वल टू du, मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो शिफ्टिंग आ रहा है तो ये आ गया du के बराबर। अब आपको चाहिए इमेज की पोजीशन में कितनी शिफ्टिंग होगी, तो dv, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, dv अपान du हो जाएगा v स्क्वायर अपान u स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो आपको चाहिए dv, तो dv जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपान u स्क्वायर इंटू du के बराबर, ठीक है। तो v की वैल्यू अभी आपने निकाला 40, u आपको 20 दिया था, इसका दोनों का स्क्वायर करोगे इंटू du कितना है 0.5 मिलीमीटर या 1/2 मिलीमीटर रख दो, 20 दूनी 40, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4/2, तो यहाँ पे 2 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी शिफ्टिंग होगी 2 मिलीमीटर के बराबर होगी। ये फार्मूला याद कर लेना, dv/du, ठीक है, डिफरेंशिएशन से आता है, इसी के डिफरेंशिएशन से आता है। फोकल लेंथ यहाँ पे कांस्टेंट होती है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आता है, तो इसको याद भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे दिया गया है, कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसका मास स्मॉल m दिया गया, रेडियस कैपिटल R दी गई, इसकी वेलोसिटी दी गई v0 के बराबर, ये रोल कर रहा है, ठीक है, रोलिंग कंडीशन में है। इट इज कोलाइड इलास्टिकली विद ए फ्रिक्शनलेस वर्टिकल वॉल, कोई फ्रिक्शनलेस यहाँ पे वर्टिकल वॉल है जिससे कोलाइड हो रहा है। तो रेशियो ऑफ आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर और आफ्टर कोलिजन के बाद आपको बताना है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। तो पहले इनिशियल कंडीशन में देखें तो देखिए लीनियर मोशन की वजह से जो आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा mv/r आता है, तो ये हो जाएगा mv0r के बराबर। रोलिंग की वजह से, ठीक है, जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से जो होगा i ओमेगा होता है, तो i हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। ओमेगा इसको 2 क्या लिख सकते हो आप, v/r लिख सकते हो, तो v0/r करोगे तो r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/5 mvr हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/7 mv0r के बराबर, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन देखेंगे तो आई हो जाएगा फाइनल, ठीक है, तो आई फाइनल, तो देखिए अब इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है इलास्टिक कोलिजन, तो लीनियर वेलोसिटी तो वही रहेगी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी तो वही रह जाएगी आफ्टर कोलिजन, तो mv0r हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस करोगे, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2/5, वही वाला जो रोटेशन वाला है उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा फिर से रखोगे तो ओमेगा फिर से वही v/r करोगे तो v0/r करोगे, r कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/5 mv0 अपान r। अब दोनों का आपको रेशियो लेना है, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर कितना था 7/5 और आफ्टर कितना है 3/5, तो mvr तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 5 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 7/3 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी 7/3। क्वेश्चन नंबर 34, अच्छा क्वेश्चन है ये, जो आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका जो छोटा वाला डिस्क है इसका रेडियस दिया गया 10 सेंटीमीटर, दूसरे का जो यहाँ पे सी वाला है उसका रेडियस दिया गया 25 सेंटीमीटर के बराबर। एंगुलर एक्सेलरेशन जो दिया गया है पहले वाले डिस्क का ए का, उसका दिया 1.6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील ए इंक्रीज फ्रॉम द रेस्ट एट, वही एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दिया गया 1.6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। टाइम आफ्टर व्हिच व्हील सी रीचेज रोटेशनल स्पीड 100 rpm, टाइम बताना है जब आपका जो ये बी वाला है, ठीक है, सी वाला, सॉरी बी तो कोई डिस्का नहीं, जो ये सी वाला है, तो ये कितना स्पीड इसके पास हो जाए 100 rpm हो जाए, ठीक है, 100 राउंड पर मिनट हो जाए, आपको वो टाइम चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा सेम, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा ए आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा वी आर सी, ठीक है, अल्फा ए आर ए इक्वल टू अल्फा बी आर सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, अल्फा सी रहेगा, वी क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, तो अल्फा सी हो जाएगा क्या अल्फा ए आर ए अपान आर सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आर ए अपान आर सी की वैल्यू आपको दी गई, तो अल्फा ए की भी वैल्यू दी है 1.6 और आर ए दिया है आपको 10 और ये दिया है 25, तो यहाँ पे रख दोगे 10/25, ठीक है।
या 1/0.25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.64 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, टाइम चाहिए, ठीक है। तो टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, जो आपकी यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा सी अपान ए सी के बराबर, ठीक है। तो ओमेगा सी कितना हो जाएगा, देखिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी टी टाइम बाद कितना हो जाएगा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इनटू टाइम, तो ओमेगा सी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ओमेगा इजकल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, तो ओमेगा नॉट तो जीरो था, टी आपको निकालना तो क्या करोगे, ओमेगा अपान अल्फा ही तो करोगे, लेकिन सी का निकालना है तो हमने सी लिख दिया और यहाँ पे अल्फा सी लिख देंगे, ठीक है, ये अल्फा सी होगा। तो ये ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2π/t, ठीक है। लेकिन आपको दिया क्या गया, 100 राउंड पर मिनट दिया गया, ठीक है, 100, तो 100 लिखो, राउंड पर मिनट दिया तो एक राउंड में कितना चलेगा, 2π पर मिनट दिया, सेकंड में चाहिए तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अल्फा सी की वैल्यू आपने निकाला 0.64, बस आप केवल कैलकुलेशन बचाए, 0 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 0.6 इसी के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। तो टोटल सॉल्व करना तो यहाँ पे 16.35 सेकंड आता है, लेकिन आंसर में 16 दिया है तो 16 आंसर आप टिक करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड दिया गया, ठीक है, स्क्वायर इनपुट है, यहाँ पे 10 वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, देन द आउटपुट सिग्नल अक्रॉस आर, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको आउटपुट सिग्नल, तो भैया देखिए जब यहाँ पे फॉरवर्ड वाइसिंग होगी तभी यहाँ पे आउटपुट सिग्नल मिलेगा, तो फॉरवर्ड वाइसिंग कम होगी जब ये पॉजिटिव वाला दोगे आप, ठीक है, इतना जो +5 वाला है, जब यहाँ पे जो पी है ये एन है, जब पी किससे पॉजिटिव से जुड़ा होगा, फॉरवर्ड वाइसिंग होगी तभी यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस में मिलेगा कुछ, ठीक है, आउटपुट। तो यहाँ पे क्या होना, जो यही पॉजिटिव वाला ऊपर वाला यही यहाँ पे डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो पहला आपका यही सही हो जाएगा, ये +5 वोल्ट, ठीक है, +5 वोल्ट जो अप्लाई होगा तब यहाँ पे आउटपुट दिखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कहा गया जो करंट गेन है बीटा वो है 100, ठीक है, और कॉमन इमीटर का जो पोटेंशियल कहा गया 7 वोल्ट है, आरसी, ठीक है, रेजिस्टेंस आप जो यहाँ पे सी वाला है, ठीक है, आरसी आपको दिया गया है 2 किलो ओम या 2000 ओम के बराबर कह सकते हो, और जो आपका बेस और इमीटर का जो दिया गया है पोटेंशियल वो कहा गया निग्लेजिबल है, और करंट आपको पूछा गया, बेस करंट पूछा गया, ठीक है, कलेक्टर का रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2000 ओम के बराबर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला वही लगाइए आप, V इक्वल टू क्या होता है, VCE प्लस RC IC इंटू RC, ठीक है। V आपको कितना दिया गया 15 वोल्ट, तो यहाँ पे रखो 15 वोल्ट। कॉमन इमीटर का पोटेंशियल आपको शायद दिया गया, हाँ 7 वोल्ट दिया गया, 7 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, IC RC आपको दिया गया 2000 या 2000 ही लिख दो सीधे, छुट्टी, ठीक है। तो इधर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, हाँ 7 माइनस होगा तो 8 बचेगा, तो IC हो जाएगी 8/2000, ठीक है। तो 8/2000 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मिली एम्पियर, लेकिन अब यहाँ पे आया IC, ठीक है, आपको चाहिए IB, क्वेश्चन में आपको IB पूछा गया है, ठीक है। तो बीटा जो करंट गेन होता है तो क्या होता है, IB/IC, ठीक है, ये तो होता है जो करंट गेन बीटा होता है, क्या होता है, अरे सॉरी यार, IC/IB होता है, ठीक है, IC/IB होता है, आपको चाहिए IB, तो IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC आपको दिया गया 4 मिली एम्पियर और बीटा आपको दिया गया 100, तो 4 से 100 को जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.04 मिली एम्पियर के बराबर। ये 0.3 को हटा दोगे, पावर की पावर -3 को हटाओगे तो मिली एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर मिली एम्पियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे दो आइडेंटिकल कंटेनर लिए गए, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ द सेम आइडियल गैस एट ए टेम्परेचर T0 एंड P0, ठीक है, दो आइडेंटिकल कंटेनर हैं, दोनों में क्या है, टेम्परेचर T0 है और प्रेशर P0 है, उनको अब क्या किया है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, दोनों को आपस में क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया, टेम्परेचर कितना हो गया है 2T के बराबर, बाद में टेम्परेचर कितना कर दिया गया 2T के बराबर कर दिया गया है। व्हाइल द अदर केप्ट, जो दूसरा वाला कंटेनर है उसमें, हाँ दूसरे एक कंटेनर में क्या किया गया, टेम्परेचर को 2T के बराबर कर दिया गया, पहले वाले में T के बराबर ही रखा गया, T0 दिया गया, ठीक है, इतना समझ लेना। तो फाइनल कॉमन प्रेशर आपसे पूछा गया, ठीक है, तो इसको हम कैसे लगाएं, तो देखिए नंबर ऑफ मोल में कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, जब दोनों कंटेनर को आपस में मिला देंगे तो क्या करेंगे, जब भी ये कंटेनर मिलाने वाले क्वेश्चन आए ना तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को आप कंजर्व कर लो, तो जो पहले मोल रहेंगे वो बाद में रहेंगे, तो पहले मोल कितना रहेगा, तो N इक्वल टू क्या होता है PV/RT, तो यहाँ पे क्या करोगे P0 V/RT0, ये पहले दिया था पहले कंटेनर का, दूसरे का भी यही हो जाएगा, सेम कंटेनर था RT0। अब बाद में क्या किया गया, एक कंटेनर में तो टेम्परेचर यही रह गया, ठीक है, T0 ही, लेकिन दूसरे का बदल दिया गया था, उसमें टेम्परेचर जो कर दिया गया था 2T0 के बराबर, तो R2T0 कर देंगे, ठीक है। अब V कॉमन हो जाएगा तो V हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, और RT0 भी कैंसिल हो जाएगा, RT0, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2P0 बचेगा इस तरफ, तो 2P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या बच रहा है आपका, इधर बचेगा P प्लस P/2, तो ये हो जाएगा P/2, तो ये हो जाएगा 3P/2, आपको चाहिए P, तो ये 2 यहाँ आएगा 3 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 तो हो जाएगा 4P0/3, ठीक है, तो P की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 4P0/3 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, इसको देखते हैं।
फॉर एन आइडियल गैस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग एन आइसोट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। एन आइसोट्रॉपिक प्रोसेस में जो स्पेसिफिक हीट होता है वो होता है जीरो, ठीक है, होता है जीरो। इसको हम कई बार बता भी चुके हैं, ठीक है। जो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है वहाँ पे, तो वो सराउंडिंग के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ये गैस इज फुल्ली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग व्हाइल अंडर गोइंग एडियाबेटिक चेंज, ठीक है। जब एडियाबेटिक चेंज होता है यहाँ पे तो क्या होता है, कोई भी हीट का एक्सचेंज वहाँ पे नहीं होता है, हेंस द स्पेसिफिक हीट इज जीरो। तो देखिए क्यू इजकल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी होता है। क्यू इजकल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी होता है। आपको चाहिए एस, ठीक है, स्पेसिफिक हीट चाहिए। क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होता है, क्यू की वैल्यू जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, एस। एस की वैल्यू जाएगी क्यू अपान एम डेल्टा टी, तो जब क्यू जीरो तो एस भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन आ गया। यूनिट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए किसके फॉर्म में, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के फॉर्म में। तो एक तरीका होता है क्या, एक्सेलरेशन को, अरे यार क्या बोल देता हूँ ना, एक तरीका होता है इसका इक्वेशन बनाने का, ठीक है, इक्वेशन बना के लगाया जाए। दूसरा तरीका होता है रख के चेक किया जाए। लेकिन अब जहाँ हमको सब याद है वैल्यू, ठीक है, एनर्जी का भी जो भी डायमेंशन होता है वो याद है, फोर्स का भी याद है, एक्सेलरेशन का और टाइम जब सबका याद तो हम रख रख के चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है फोर्स इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर के बराबर है एनर्जी। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। पहला ऑप्शन हमको चेक करना है। पहले में क्या क्या रखा गया, फोर्स रखा गया, तो फोर्स होता है एम एल टी की पावर -2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी की पावर -2 होता है, तो एल टी की पावर -2 इंटू टी स्क्वायर रखा गया, तो यहाँ पे टी स्क्वायर रखो, तो टी स्क्वायर से टी ये माइनस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम एल टी की एम एल स्क्वायर, ठीक है, एक के लिए भी आ जाएगा, एक के लिए है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो ये हो जाएगा एनर्जी के बराबर। तो पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्म किसके बराबर में आएगा, एफ ए और टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे तो आसानी से होगा। अगर हाँ कोई दिया गया जिसका आपको याद नहीं है डायमेंशन, तो बड़ी दिक्कत होगी। ऐसे क्वेश्चन में डायमेंशन जो भी पूछा गया उसका कम से कम जितने टर्म दिए गए ना, तो उनके डायमेंशन आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 से कोई प्लेनेट है जो मूव कर रहा था, ठीक है, कह रहा है अगर सडनली इसको रोक दिया जाए या रुक जाए सडनली, ये सपोज टू बी सर्कुलर, ये सर्कुलर पाथ में कह रहा है कि मूव कर रहा था। फाइंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉल इनटू द सन, ठीक है, सन के अराउंड घूम रहा था, तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा सन में पहुंचने, ठीक है, सन तक पहुंचने में इसको। तो देखो अब इसको कैसे लगाओगे आप, तो अब आप मान लीजिए कि ये आर रेडियस में घूम रहा था, ठीक है, आर रेडियस में घूम रहा था। तो बाद में जब ये क्या करे, जब सडनली स्टॉप होगा तो इसको मानेंगे हम लोग कि ये किसमें घूम रहा है, इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में। तो इसका सेमी मेजर एक्सिस जो होगा वो कितना हो जाएगा, r/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ है सन, यहाँ पर था, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जब ये स्टॉप करेगा सडनली तो अर्थ की तरफ, सन की तरफ गिरना शुरू होगा, ठीक है। तो जो रेडियस होगी उसकी r/2 होगी, ठीक है। तो अब देखिए टाइम पीरियड जो होता है क्या होता है, टी जो होता है वो r³ के बराबर होता है, टी स्क्वायर r³ के बराबर होता है। तो यहाँ पे करोगे T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 और R2 अपान R1 का 3/2, ठीक है। T1 को ऐसे रखना है, R2 कितना r/2 हो जाएगा, ठीक है, और R1 वही R1/2 होगा, ठीक है। R1 ये हो जाएगा 3/2, तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा T1 अपान 2√2 या T1 अपान √8 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो टाइम पीरियड आया उसका। लेकिन देखिए जितना टाइम पीरियड, अब ये कितना टाइम है, ये तो पूरा चक्कर लगाने वाला टाइम होगा, जितने टाइम में एक पूरा चक्कर लगाया है। लेकिन इसको गिरने में, सन तक गिरने में उसका आधा टाइम लगेगा, ठीक है। इसको याद करो या जैसे भी करके आप एडजस्ट कीजिए इसको, जितना टाइम इसको इसका चक्कर लगाने में लगता है उससे आधा टाइम लगेगा इसको सन तक पहुंचने में, ठीक है। तो आधा तो इसको T/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो T2 इक्वल टू, फिर से वो टाइम हमको निकालना, जब ये हिट करेगा सन को तो क्या करेंगे हम, बाई 2 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा T1/2 √8। लेकिन अब इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया, ठीक है, इस तरह कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। तो इसमें क्या करो, आप √2 और √2 से मल्टीप्लाई कराओ ऊपर नीचे, तो √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या होगा T1√2 और नीचे हो जाएगा 2√2 इंटू √8। तो 2√2 को आप क्या लिख सकते हो, √8 के बराबर लिख सकते हो, और √8 और √8 क्या हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है, √2/8 टाइम्स द पीरियड ऑफ द प्लेनेट रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन टाइम कितना है आपका, T1/√8 आया, लेकिन इसको गिनने में कितना टाइम लगेगा, उसके आधा लगेगा, ठीक है। तो बाई 2 भी करना पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसमें 4 स्लिट लगी हुई हैं, ठीक है, S1 S2 S3 S4, ठीक है। इसके बीच की सेपरेशन D है, इसके बीच की सेपरेशन Z है। पॉइंट वो ऑन द स्क्रीन एट ए कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों को जो कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो पॉइंट O यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब आपसे कहा गया द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच इंटेंसिटी एट O इज 0। O पे इंटेंसिटी 0 होने के लिए इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू जेड, ठीक है। ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है, आई इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, के कांस्टेंट होता है, इक्वल टू cos स्क्वायर 5/2, ठीक है, cos स्क्वायर 5/2। अब देखिए
आपको जो फेज डिफरेंस चाहिए वो कितना चाहिए, π/2 चाहिए, ठीक है। π/2 अगर फेज डिफरेंस आ जाए तो क्या हो जाए, cos π/2 की वैल्यू 0 होती तो इंटेंसिटी 0 हो जाए, तो यहाँ पे मिनिमम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डार्क चाहिए आपको, इंटेंसिटी क्या चाहिए, यहाँ पे मिनिमम चाहिए। लेकिन अब देखो जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है φ क्या होता है, 2π/β के फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। 2π/β और यहाँ पे क्या होगा y, अब y कितना हो जाएगा, ये कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से, ये देखो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा z है तो ये कितना हो जाएगा z/2, तो इसको लिख दोगे आप z/2, ठीक है। अब ये करना है आपको, तो 2π/β और यहाँ पे क्या करोगे इंटू z/2, और इसको किसके बराबर करना है, ये जो π/2 की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। ये फाई है, फाई की वैल्यू आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी चाहिए हमको, π/2 के बराबर चाहिए। जो फेज डिफरेंस आना चाहिए वो π/2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या निकालोगे, यहाँ पे जेड निकल आएगा यहाँ पे। अब देखो जो कट रहा है उसको कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब 5/2 की वैल्यू π/2 चाहिए ना, 5/2 की वैल्यू π/2 चाहिए यार, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कैंसिल, तो 5 की वैल्यू पाई चाहिए, यहाँ 2 नहीं रहेगा, ठीक है। जिससे देखो भाई π/2 की वैल्यू 90 आनी चाहिए ना, तभी तो 0 होगा। नहीं तो अगर केवल यहाँ पे पाई की वैल्यू 90 रह दोगे तो 90/2 तो 45 रह जाएगा, तब कहाँ 0 होगा। तो π/2 की वैल्यू आपको 90 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो π/2 हो वो चाहिए 5/2 के बराबर, तो 2 कैंसिल, तो 5 पाई रखोगे तो यहाँ पे पाई कैंसिल आउट होगा, 2 से 2, तो जेड आएगा वो बीटा के बराबर हो जाएगा। और बीटा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा d/d के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका डी, लैम्डा d/d। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन ही हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, अगर अच्छा पेपर बना तो ये आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, फिर से अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया कि लाइट फ्रॉम दी सोडियम लैम्प, किसी सोडियम लैम्प से लाइट आई वो पास हो रही है पोलराइड से, ठीक है, पोलराइड रखे हुए हैं। कह रहा है टेकिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 100%, इंटेंसिटी लाइट कितना कहा 100% है। इंटेंसिटी ऑफ द आउटकमिंग लाइट कैन बी वेरीड इन द रेंज ऑफ, ठीक है। पोलरीमीटर यहाँ पे लगाया गया, तो पहला अगर पोलराइड पे आएगी लाइट गिरेगी तो क्या होता है, अगर जो सोडियम लैंप वहाँ से अनपोलराइज लाइट निकलेगी तो यहाँ आएगी तो I0/2 हो जाएगी। जब दूसरे पोलराइड से पास होगी तो फिर से क्या होगा, अब इसको मान लो कि अब I डैश है तो I डैश की वैल्यू I0/2 होगी, तो यहाँ जो I डबल डैश आएगा तो वो आ जाएगी I डैश cos स्क्वायर थीटा के बराबर। अभी मान लो थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। अब थीटा को वेरी करके हमको देखना रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I डबल डैश इक्वल टू I डैश की वैल्यू I0/2, I0 की वैल्यू दिया 100%, तो 100%/2 करोगे तो आ जाएगी 50% इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू 0 से 90 तक अगर ले जाओ आप, ठीक है, डिफरेंट एंगल पे कहाँ रख सकते हो, 0 से 90 तक ले जाओगे आप, तो 0 पे रखोगे तो कितना हो जाएगा 50%, और बढ़ाते बढ़ाते जब 90 तक ले जाओगे तो हो जाएगा 0%। तो 0 से 50% के बीच में लाई करेगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 0 से 50 डिग्री के बीच में। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है जिसको क्लैम्प किया गया है, ठीक है, इसके दोनों एंड बंधे हुए हैं, इसको वाइब्रेट किया जा रहा है फोर्थ हार्मोनिक मोशन में, ठीक है, फोर्थ हार्मोनिक इसका वाइब्रेट कर रहा है। तो कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव, आपको इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव दिया गया y इक्वल टू 0.3 साइन ऑफ 0.157 x इंटू कॉस 200 पाई इंटू टी, ये आपको दिया गया इक्वेशन, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका के एक्स के बराबर है, ठीक है, ये है के एक्स, ये है ओमेगा टी। तो आपको के एक्स से हमको यहाँ वेवलेंथ पता चल जाएगा, के एक्स इक्वल टू क्या होता है 2π/लैम्डा, इसकी वैल्यू दी गई 0.157 के बराबर, ठीक है। तो लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी 40 आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 40। अब देखिए, अब जो लेंथ है आपकी, तो लेंथ कितने के बराबर है 4 इंटू, अब क्या करेगा फोर्थ हार्मोनिक, ठीक है, तो फोर्थ हार्मोनिक, तो फोर्थ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई, और एक हार्मोनिक देखिए, अब यहाँ पे अगर दो पार्ट यहाँ पे फिक्स है, किसी क्लेम किया गया तो ये λ/2 के बराबर ही तो होता है, तो एक हार्मोनिक ये हो जाएगा। अगर टोटल की बात की जाए तो 1 2 3 4, ठीक है, ये बनेगा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा λ/2 और λ/2, फोर्थ हार्मोनिक कहा गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा λ/2 के बराबर, ठीक है। तो यही आपको अब लेंथ ही चाहिए, तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 4, और लैम्डा की वैल्यू अभी आपने निकाला 40 मीटर, बाई 2, 2 दूनी 4, 40 दूना 80, तो ये आ जाएगा आपका 80 मीटर लेंथ होगी, तब ये फोर्थ हार्मोनिक के साथ वाइब्रेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स है जो इमिट कर रहा है, ठीक है, आल डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 44 एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, साउंड इमिट कर रहा है इक्वली सभी डायरेक्शन में, नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम है यहाँ पे, और पॉइंट सोर्स पी क्यू है, इनका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर और 3 मीटर कहा गया है। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी आपको बताना है, ठीक है, पी क्यू का। तो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाएगा पावर, और पर यूनिट एरिया को हमने यहाँ से डिवाइड कर रखा, तो आई पी अपान आई क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर क्यू अपान
RP के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम 3/2 का होल स्क्वायर, आ जाएगा 9:4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे कहा गया कोई पार्टिकल है जिसको ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, 16 मीटर पर सेकंड से इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ पे, और ये बाद में उसी पॉइंट पे पहुंचता है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वर्क डन बाय द ईयर रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ईयर रेजिस्टेंस के द्वारा कितना वर्क किया गया होगा वही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अब एक तो हमको अगर मास पता होता तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते, जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रही है उतना क्या हो जाता, मतलब एनर्जी में जो लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ वही उसके वर्क डन के बराबर होता जितना एयर के द्वारा वर्क। लेकिन आपको यहाँ पे मास नहीं बताया गया। ठीक है, यहाँ पे मास बताया ही नहीं गया, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², वी कितना होगा 16 का v², तो ये किसके बराबर, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा mgh, और यहाँ पे प्लस w जो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन, अब देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, mgh किस में चेंज होगी यहाँ पे, और माइनस ऑफ ईयर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को घटा दिया जाए, या जो भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रहेगी किस में चेंज होगी। एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, हाफ mv²। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ पे 8 रख दो। ठीक है, 8² और w के बराबर। ठीक है, जो इतना ईयर रेजिस्टेंस को वर्क किया गया w, और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो किस में चेंज हुई भाई, वर्क डन बाई जो आपका ईयर रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करेगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को पार करेगी। ठीक है, तो इतने के बराबर हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करोगे तो h = आ जाएगा 8 मीटर के बराबर। ठीक है, यहाँ पे हाइट पूछी गई थी कितना हाइट होगा, तो ये 8 मीटर के बराबर हो जाएगा।